स्वागत है दोस्तों आपको हमारे चैनल में। आज हम करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज की योजना है जो है देवलाली दानापुर किसान रेल योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, किसानों की आय जो है 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान विशेष रेल का संचालन शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो अल्पकालीन बाजार हो, यानी कि शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें उपस्थिति को बढ़ाकर आर्थिक संभावना को और बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसमें कुछ पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है, वो है क्या, 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवलाली दानापुर किसान रेल को हरी झंडी दिखाया। वर्ष 2020 और 21 के आम बजट में दूध, मांस और मछली सहित जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाने की घोषणा की गई थी। यह रेल अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है जो किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह रेलगाड़ी एक बार की यात्रा में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तथा नासिक रोड, मनमाड, इटारसी, सतना, प्रयागराज, बक्सर आदि स्टेशनों पर रुकेगी। यह रेलगाड़ी देवलाली से दानापुर के मध्य परिचालित होगा। देवलाली महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है और दानापुर जो है बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक नगर है। माल ढुलाई की व्यवस्था समन्वय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं बरौनी जो टाटा है वो दूसरा किसान रेल है। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे की दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन बरौनी यानी बिहार से टाटानगर यानी झारखंड के बीच प्रारंभ किया गया। इस विशेष रेल के द्वारा बोकारो स्टील सिटी, हटिया और टाटानगर के लिए दूध की आपूर्ति की जाएगी। तो ये तो रहा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट योजना है भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली। जल जीवन एवं विकास की कुंजी है। जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग अधिक महत्वपूर्ण रखता है, विशेषकर तब जब बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण संबंधी विकास उपलब्ध संसाधनों पर आंतरिक दबाव डालती है। किसी भी संसाधन को अच्छी योजना हेतु एक मजबूत डेटाबेस और एक विश्वसनीय सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसी के मद्देनज़र जुलाई 2019 में भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का पहला संस्करण जारी किया गया था। जो इसमें याद करने वाली बिंदु है वो है अगस्त 2020 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का नया संस्करण जारी किया गया है, यानी दूसरा संस्करण है। और इसके अंतर्गत नए संस्करण नई कार्य क्षमताओं विशेषताओं से युक्त है, जो वेब पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को वर्षा, भूमिगत जल स्तर, जलाशय भंडार, बाष्पन उत्सर्जन, मृदा आर्द्रता इत्यादि से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। वर्तमान में यह प्रणाली विभिन्न केंद्र राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, विभिन्न राज्यों से नियमित आधार पर आंकड़े प्राप्त कर रही है। अन्य एजेंसियों के आंकड़ों को भी इस प्रणाली में एकीकृत किया जा रहा है ताकि यह जल और भूमि संसाधन से संबंधित डेटा पर एक व्यापक मंच बन जाए। इस प्रणाली से प्राप्त आंकड़े
जन सामान्य के साथ साथ किसानों, नियोजकों, प्रशंसकों, विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं इत्यादि सभी के लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासा का गठन 9 नवंबर 2019 को अयोध्या प्रकरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासा के गठन को प्रस्ताव को स्वीकृत की गई और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन देशवासियों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासा की प्रथम बैठक 19 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का चुनाव किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासा में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें से एक सदस्य सदैव दलित समाज से रहेगा। न्यासा मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। सरकार ने नियम बनाया है जिसके तहत यह न्यासा काम करेगा। न्यासा मंदिर निर्माण को रोड मैप तैयार करेगा। मंदिर निर्माण में आने वाली समस्त बाधाओं को न्यासा दूर करेगा। न्यासा श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति संस्था से दान, अनुदान, अचल संपत्ति और सहायता स्वीकार कर सकेगा। साथ ही न्यासा ऋण भी ले सकेगा। मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त धन के निवेशक का फैसला न्यासा ही करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यासा से जुड़ी संपत्ति को बेचने का अधिकार ट्रस्टी को नहीं होगा। ट्रस्ट के सदस्यों को वेतन का प्रावधान नहीं है, लेकिन सफ़र के दौरान हुए खर्च का भुगतान न्यासा के द्वारा किया जाएगा। सभी ट्रस्टी मिलकर एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। न्यासा का एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष भी होगा। निर्मोही अखाड़ों के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास न्यासा के अध्यक्ष हैं, जबकि महासचिव के पद पर चंपत राय हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अन्य सदस्य हैं वो महंत, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक ऐसी राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। यह वह कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग अलग तरीक़ों से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही अनेक उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने की संस्कृति पर बल देता है। हैकाथॉन को 2 भाग हैं, हैकाथॉन सॉफ्टवेयर और दूसरा है हैकाथॉन हार्डवेयर। कुछ आपको स्मरणीय बिंदु हैं उसे देख लेते हैं। 4 अगस्त 2020 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का चौथा संस्करण यानी सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले समाप्त हुआ। इस हैकाथॉन का आयोजन 1 से 4 अगस्त 2020 तक देश के 40 वर्चुअल नोडल सेंटर पर एक साथ हुआ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 1 अगस्त को किया गया। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े हैकाथॉन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अगस्त 2020 को संबोधित किया।
इस हैकाथॉन का उद्देश्य विभिन्न सरकारी या निजी संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए भारत के छात्रों द्वारा विश्वस्तरीय समाधान का प्राप्त करना है। इसका मुख्य विषय थीम, इसको याद रखना है हमें, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग, नो आइडिया इज़ टू स्मॉल। इसे हमें याद रखना है कि ये थीम क्या है। यही सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक लगा मुझे। तो इस संस्करण में 11 विषयों पर आधारित कुल 263 समस्याएं व्यक्त पर काम किया गया। इसमें दूरस्थ क्षेत्र में नेटवर्क संपर्क, फेस न्यूज की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग इत्यादि से संबंधित मामले सम्मिलित थे। ज्ञातव्य है कि भारतीय छात्रों की रचनात्मक और क्षमता का उपयोग देश की प्रगति में सम्मिलित करने के ध्येय से वर्ष 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का प्रथम संस्करण किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय नीति जो है 2020, उसको हम अध्ययन कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट्री होती है जो यह निर्देशित करता है कि आने वाले वर्षों में देश में शिक्षा किस दिशा में जाएगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आकार प्रदान करती है। देश में सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई। इसके बाद वर्ष 1986 में दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई, जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन किया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था की बात करती है। इस संदर्भ में वर्तमान में जो 10+2 की व्यवस्था लागू की गई है, 5+3+3+4 की व्यवस्था को क्रमशः आधारभूत जो वर्ष है 5 वर्ष, उसके प्रारंभिक जो 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष और माध्यमिक जो है 4 वर्ष में विभाजित किया गया है। आधारभूत चरण के 5 वर्ष में से 3 वर्ष तक बच्चा आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में रहेगा। जब वह 6 वर्ष का होगा तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगी। फिर अगले 2 वर्ष में कक्षा 2 तक की पढ़ाई पूरा करेगा। प्रारंभिक चरण 3 वर्ष में से कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। उम्र हो जाएगी तब 8 से 11 वर्ष तक। मध्य चरण में जो 3 वर्ष है वो होगा कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी और उम्र हो जाएगी तब बालक की 11 से 14 वर्ष। उसके बाद होगा माध्यमिक चरण जो 4 वर्ष का होगा, में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई संपन्न होगी और इस समय बच्चे की उम्र होगी 14 से 18 वर्ष। नेक्स्ट जो देखते हैं इसमें नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चे को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियादी को शामिल किया गया है, जिससे आगे बढ़ चलकर बच्चे को बेहतर विकास हो सके। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो ये याद रखना है वर्ष 2030 तक, है ना। नेक्स्ट इसमें विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन कराने के लिए विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इसमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे। जहां
जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि ग्रेड 8 तक या उससे आगे भी शिक्षा को मंजूरी माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसका अनुपालन करेंगे। त्रिभाषीय फार्मूला लागू किया जाएगा। हालांकि इसे काफ़ी लचीला रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है। सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हो तथा प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान अवश्य हो। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 में 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य होगा। इस पॉइंट को याद रखना है हमें। डिग्री कार्यक्रम की अवधि और संरचना में परिवर्तन किया गया है। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के लिए 1 वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट, या 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, या 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्ष के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में वर्तमान में अनुसंधान और नवाचार निवेश जीडीपी का केवल 0.69% है, जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8%, इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% है। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत 4 स्वतंत्र ढांचों की स्थापना की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद तथा सामान्य शिक्षा परिषद शामिल होंगे। HECIL स्वयं इन चारों अंगों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करेगा। दातव्य है कि भारतीय भाषाओं पर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 से अधिक भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुफ्त आदान प्रदान को एक मंच
प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। यह नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। यह नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित करने का प्रस्ताव करती है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य द्वारा जीडीपी का 6% सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाएगा। दातव्य है कि इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए वैज्ञानिक की कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा 31 मई 2019 को शिक्षा नीति का मसौदा मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिससे सरकार द्वारा लोगों के सुझाव को सार्वजनिक कर दिया गया। नेक्स्ट वो है जो हमारा कार्यक्रम, वो है भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थानीय कमीशन। लंबे समय तक सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका चिकित्सा सेवा जैसे डॉक्टर, नर्स तक ही सीमित थी। वर्ष 1992 से योजना के तहत WSES योजना के तहत यानी वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम योजना के तहत भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के कमीशन की शुरुआत हुई। प्रारंभ में महिला अधिकारी की सेना में नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती थी, जिसमें 5 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता था। वर्ष 2005 में वुमेन स्पेशलाइज्ड एंट्री स्कीम योजना को 60 सर्विस कमीशन योजना से प्रतिस्थापित किया गया, जिसके तहत महिला सेना में 10 से 14 वर्ष की अवधि के लिए सेवारत कर सकती थी। अब जो इसमें स्मरणीय बिंदु वो देख लेते हैं। 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया। यह आदेश जज, एडवोकेट जनरल तथा आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स के वर्तमान वर्गों के साथ साथ भारतीय सेना के सभी 10 वर्गों में महिलाओं अधिकारियों को अस्थायी कमीशन की मंजूरी को विनिर्दिष्ट करता है। इस वर्ग में आर्मी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स शामिल हैं। इससे पूर्व 17 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए पुरुष अधिकारियों के समान ही अस्थायी कमीशन एवं कमान अधिकारी के संबंध में निर्णय सुनाया था। 17 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन प्रदान करने की बात कही। थैंक यू दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। हैव ए नाइस डे।